मैं कॉलेज का चुनाव लड़ना चाहती थी, पर वो शायद भगवान ही राजनीति में लाना चाहते थे। अगले साल 2002 में मुझे डूसू का पहला चुनाव लड़ने का मौका मिला। वो चुनाव में हारी। वो कहते हैं हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम, और हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो मैंने छोड़ा नहीं। अगला चुनाव मैं 2003 में लड़ी। मैं 16,664 वोट से जीती। तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी उम्र भर की तलाश है। प्यार है वो कोई शर्तिया तो नहीं किया जाता ना। कांग्रेस का समय अच्छा चलेगा तो मेरा प्यार है कांग्रेस से, नहीं अच्छा चलेगा तो मैं छोड़ दूंगी। पॉलिटिक्स को प्रोफेशन नहीं कह सकते। ये कोई नौकरी नहीं है कि आज आप एक चैनल में एंकरिंग कर रहे हैं, कल आपको कहीं और अच्छा ज़्यादा पैकेज मिले तो आप बदल लें। तो आप एक वक्त में कह रहे हैं गांधी का नाम ले रहे हैं, दूसरे वक्त में आप गोडसे जिंदाबाद करने पहुंच गए, तो ये कैसे संभव है? 52 साल तिरंगा नहीं फहराया संघियों ने, और दूसरी तरफ आप जाते ही कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार 400 पार तो संविधान बदलेगा। तो ये तो बिल्कुल ही डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजिशंस है। आप कैसे लेंगे? 4000 किलोमीटर चले वो कन्याकुमारी को कश्मीर से मोहब्बत के फेविकोल से जोड़ने के लिए। कोई कर सकता है? अभी 4 किलोमीटर चलने में पसीना छूट जाता है आदमी का। और अगर कोई आरएसएस और भाजपा को आंखों में आंखें डाल के चुनौती दे सकता है तो वो राहुल गांधी, और वो बार बार ये सुनिश्चित करते हैं। तो रेखा गुप्ता जी के लिए शायद ये पद नहीं था, या इस पद के लिए रेखा गुप्ता जी ठीक नहीं थी। तो दिल्ली की जनता किस पर भरोसा करेगी? मुख्यमंत्री का जो उत्तरदायित्व है वो आप बिना फाइल पढ़े क्या निभा सकती हैं? वो कहने लगी कि मोदी जी तो वोट चोरी नहीं करते, दिलों की चोरी करते हैं। ये मुख्यमंत्री का दिल चुराने की बात करने के लिए मंच पर आपको बुलाया जाता है। एक दिन उनका वीडियो आया कि वो सफाई अभियान कर रहे हैं, पूरी सड़क पर एक पत्ता डला था, बस एक पत्ता, उसको ही झाड़ू से ठेल रही थी। तो अब मोदी जी को अंगूठा छाप मुख्यमंत्री पसंद आते हैं, मोदी जी को बिना पढ़े लिखे लोग पसंद आते हैं। तो ये तमाम मुख्यमंत्री जो आपके हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की भी है, और ख़ास तौर से ऐसे प्रधानमंत्री की जो तानाशाह हैं, जिन्होंने देश में तो कर ही रहे हैं, अपनी पार्टी में भी लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। पर जिस देश के प्रधानमंत्री ये कहते हो कि मैं कपड़ा देखकर मुसलमान को पहचान लेता हूँ, उसमें मुसलमान महिलाओं के कपड़े को लेकर ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, तो इसका मतलब है कि आप बिहार हार रहे हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ हिंदू मुसलमान हो जाए, ध्रुवीकरण हो जाए, सांप्रदायिक कार्ड चले। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान शमशान, ये सब करने से तो बिहार का भला होगा नहीं, और ये बिहार के लोग समझ गए हैं। पत्रकार की कलम अगर झुकती है तो सिर्फ लिखने के लिए, पर अब तो रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है, कलम तो छोड़ दीजिए, नतमस्तक है गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे कि किसका शिकार करना है। और बहुत गुरूर है दरिया तुझे रवानी पर, हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना है, दरिया को पार करना है। ये कांग्रेस की चेतावनी है भाजपा को। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आप लोगों ने हमें बराबर मेल किया, मैसेज किए कि हम आपकी मुलाकात रागिनी नायक जी से करा दें। तो देखिए, हमारे साथ मैम मौजूद हैं और हम जानेंगे कि जो सवाल आपने पूछे इनके सफ़र के बारे में, इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में, और ये किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से सब मैनेज करती हैं। आपने चैनलों में इनको बात करते हुए देखा होगा, तो किस तरह से इनकी तैयारी होती है, इन सब पर हम चर्चा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने द स्वतंत्र पर वक्त दिया। मैम, सब लोग जानना चाहते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, कि आप शुरू से ही राजनीति का शौक था, क्योंकि आप छात्र संघ में भी रही हैं और फिर आगे बढ़े, तो कैसे और क्या आपका बैकग्राउंड क्या है? पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आपने 10 स्वतंत्र में मुझे इनवाइट किया और अपने दर्शकों के साथ जोड़ने का ये अवसर दिया। देखिए, एक राजनीतिक चेतना तो घर में भी थी, क्योंकि मेरे पिताजी ने करीब 3 दशक जनसत्ता अखबार में काम किया। वो न्यूज़ एडिटर थे जनसत्ता के, तो प्रभाष जोशी जी के समय से उन्होंने शुरू किया और फिर एक लंबा सफ़र रहा। तो जो ज्वलंत मुद्दे हैं राजनीति से, समाज से संबंधित, उन पर अक्सर घर में भी चर्चा होती ही रहती थी। लेकिन मैं खुद पॉलिटिकली एक्टिव हूँ, इसका एहसास मुझे स्कूल से हुआ। हमारे स्कूल में हेड गर्ल का चुनाव नहीं होता था, तो मतलब जिसे टीचिंग फैकल्टी और प्रिंसिपल और जिसे चाहेंगे उसे बना देंगे। और मैं काफ़ी पॉपुलर स्टूडेंट थी अपने स्कूल में, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी, डिबेट हो गया, स्पिक मुके था, बास्केटबॉल टीम में थी। तो मुझे हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मैं हेड गर्ल बनूं, पर वो हो नहीं पाया।
तो उस समय जब मैं स्कूल में थी तो मैं सुनती थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं उनमें चुनाव होता है। तो वो मेरा तब से मेरे ख्याल से 11वीं 12वीं से ये मन था कि मैं जाकर चुनाव लड़ूंगी। फिर जब मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में दाखिला हुआ तो पहले ही दिन जब मैं अपना फॉर्म भरने के लिए जा रही थी तो मैं सीधा NSUI के डेस्क पर गई और मैंने कॉलेज फॉर्म, तब 1 रुपये का फॉर्म मिलता था, ये ऑनलाइन वगैरह चीज़ें नहीं होती थी, 2001 की बात है। तो तब हमने फॉर्म लिया और उसके साथ साथ NSUI की मेंबरशिप ली। मैं कॉलेज का चुनाव लड़ना चाहती थी पर वो शायद भगवान ही राजनीति में लाना चाहते थे। तो कुछ ऐसा हुआ कि मुझे डूसू, पहले साल मैंने कॉलेज का यूनिट देखा, अगले साल 2002 में मुझे डूसू का पहला चुनाव लड़ने का मौका मिला। वो चुनाव में हारी, लेकिन वो कहते हैं हारिए ना हिम्मत बिसारिए ना राम, और हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो मैंने छोड़ा नहीं। तब मुकुल वासनिक जी इंचार्ज थे हमारे, और मैं उनके पास गई और मैंने कहा मुझे एक मौका और दीजिएगा सर, मैं बहुत मेहनत करूँगी। अगला चुनाव मैं 2003 में लड़ी और तब करीब 30,000 वोट पोल हुए थे। अब तो बहुत संख्या बढ़ गई है। उसमें से 20,500 वोट मुझे मिले। मैं 16,664 वोट से जीती। ये कहा जाता था कि विद्यार्थी परिषद का खाता ही 5,000 वोट से खुलता है, पर वो चुनाव था 2003 का जिसमें हमने 5,000 वोट भी चारों पदों पर विद्यार्थी परिषद को नहीं लेने दिया। चारों सीटों पर NSUI की जीत हुई और उसके बाद रास्ते खुलते गए और आगे बढ़ते गए। मैम, एक चीज़ जो सब लोग नोट करते हैं और जो हमें मेल भी आती है कि आपकी जो भाषा है हिंदी उर्दू, ये बहुत ही अच्छी है। मतलब कि इस तरह की भाषा मतलब कि सुनने हुए अरसे हो जाते हैं, तो लेकिन ये इसके किस तरह का, इसकी क्या कहानी है? देखिए, मैं अब भी ये समझती हूँ कि आप जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं वो एक फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा है, पर बहुत कुछ आप घर से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं। और ख़ास तौर से भाषा का जो संस्कार है तो वो तो मुझे मेरे पिताजी से मिला। उनको शेर व शायरी पढ़ने का बहुत शौक़ था और वो जब अच्छे मूड में होते थे, जैसे कई माता पिता हैं वो घुमाने फिराने ले जाते हैं, कहीं बाहर खाना खिलाने, पिक्चर दिखाने, वो हम भाई बहन हैं, हमको बिठा लेते थे और कोई अच्छी कविता सुनाते थे या शायरी सुनाते थे। और पहले मैंने उर्दू कभी ऐसे फॉर्मली तो सीखी नहीं है, लेकिन जितने भी लफ्ज़ हैं जो मुझे पता हैं वो मेरे पिताजी के कारण ही। और फिर तो देखते देखते गाते गाते कहते हैं गवैया बनी जाते हैं, तो वो मैं बनी गई। पर हाँ, भाषा संस्कार जो मुझे मेरे घर से मिला। और फिर जैसे हम पिताजी की तरफ से मैं मध्य प्रदेश की हूँ, मेरी पैदाइश भी जबलपुर की है। मेरी पैटर्नल लीनियज जबलपुर से हैं और मेरी मम्मी जालौन से हैं, अब झांसी। तो वो आप देखिए, वो हिंदी भाषी तो हम हैं ही। हालांकि मेरी सारी फॉर्मल एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में है। मैंने पढ़ाया भी लक्ष्मीबाई कॉलेज, अशोक विहार, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, 3 साल वहाँ भी पढ़ाया। कंपैरेटिव लिटरेचर में मेरी PhD है। पर मेरी भाषा हिंदी है। मुझे हिंदी बोलना और उर्दू बोलना जितना मैं बोल सकती हूँ मुझे बहुत पसंद है। वो मेरे दिल की, मेरे मन की भाषा है। एक चीज़ देखा जाता है, अक्सर पाया जाता है कि हम किसी प्रोफेशन में आ जाते हैं, आपने राजनीति में आ गए, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी, उसके बाद भी आपने डॉक्टरेट किया। ये सब क्यों शौक़ रहा या किस तरह से इस चीज़ों? इसके 2 कारण हैं हैदर जी। एक तो इसका श्रेय मेरी मम्मी को जाता है। वो मुझे हमेशा कहती थी कि देखो बेटा, पढ़ाई कभी ज़ाया नहीं जाती, तो तुम कुछ भी करो जीवन में, अपनी पढ़ाई ज़रूर पूरी करना। कभी मुझ पर रोक टोक नहीं थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ते हुए भी गर्ल्स हॉस्टल्स जाना पड़ता था। मेरी 1-2 सहेलियां थी जो आसपास के अच्छे बड़े हॉस्टल्स में थी, मैं उनके पास रुकती भी थी। जब मैं NSUI की राष्ट्रीय महासचिव बनी तो मैं कई प्रदेशों की इंचार्ज, मेरे पास हिमाचल का, उत्तराखंड का, महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा का प्रभार रहा, गुजरात का, अलग अलग समय पर। तो इन सभी प्रदेशों में मैंने यात्राएं की, मैं वहाँ रुकती थी, वहाँ पर अपने NSUI के संगठन को मजबूत करना चाहती थी। सब किया मैंने, साथ में पढ़ाई भी की। पहले मेरी ग्रेजुएशन इंग्लिश में किरोड़ीमल, फिर मास्टर्स किया मैंने किरोड़ीमल से। उसके बाद मैंने 3 साल लॉ की कैंपस लॉ सेंटर से। फिर मैंने फ्रेंच भाषा में रामजस कॉलेज में आफ्टरनून क्लासेस लगती थी, वहाँ से डिप्लोमा किया। विमेंस सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, वहाँ पर मैंने विमेंस स्टडीज़ में डिप्लोमा किया। मैंने नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया। फिर मैंने PhD की ट्राइबल मिथ्स में, फेमिनिन एजेंसी पर मेरा काम है। तो ये सारी चीज़ें की। और इसका एक कारण ये भी था कि एक स्टीरियोटिपिकल इमेज छात्र नेता की जो थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे समय पर, और अभी तक भी कहीं ना कहीं वो चल रही है, वो ये कि छात्र नेता पढ़ाई नहीं करते, वो सिर्फ नेतागिरी करते हैं। पर अगर आप छात्र नेता हैं तो आपको पढ़ना तो है,
तो वो एक बैरियर तोड़ने का मेरा बड़ा ये लक्ष्य था। और मुझे लगता है मैं शायद इकलौती डूसू प्रेसिडेंट हूँ जो अंग्रेज़ी में मास्टर्स करते हुए डूसू प्रेसिडेंट बनी, और मैंने 5 साल अपना कॉलेज टॉप किया। इसके अलावा आप ज़्यादातर जब देखेंगे तो बुद्धिस्ट स्टडीज़ में एडमिशन लेकर या फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेकर बच्चे चुनाव लड़ते हैं, तो वो एक परंपरा टूटनी चाहिए। और सच में जो कोई स्टूडेंट है वो ही जानता है कि स्टूडेंट्स की समस्या क्या है। तो एक ये भी मैं चाहती थी कि ऐसा हो, तो वो दोनों चीज़ें मैंने, मुश्किल था बैलेंसिंग एक्ट, पर किया। मैम एक सवाल, आप राजनीति में थी लेकिन आप जिस पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ, वो दिल्ली में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। आपके साथ के कई लोग ने अपनी पार्टी बदल दी चुनाव जीतने के लिए और जीत भी गए। तो आपके पास मन कभी नहीं किया कि भाई हम भी जाके एक राजनीतिक करियर बनाएं, जिसे वो करें, कि कांग्रेस के साथ जुड़े रहने का क्या कारण है? वो एक गाना है, मुझे बहुत पसंद है, उसकी 2 लाइन है कि तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूँ, मेरी उम्र भर की तलाश है। तो देखिए, जो प्यार है वो कोई शर्तिया तो नहीं किया जाता ना, कि आपका कांग्रेस का समय अच्छा चलेगा तो मेरा प्यार है कांग्रेस से, नहीं अच्छा चलेगा तो मैं छोड़ दूंगी। मुझे लगता है प्रलोभन तो है, बहुत से लोगों को, हमारे साथ के कई लोग हैं जो पार्टी छोड़ के गए, कोई एमएलए बना, कोई एमपी बना, किसी को और अलग अलग पद मिले, और उसके बाद कुछ लोग वापस भी आए क्योंकि उनको लगा कि वहाँ घुटन का माहौल है, वापस आए कांग्रेस पार्टी में। पर ऐसे प्रलोभन मुझे मिले प्रदेश के स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, पर मैंने उन्हें कभी प्राथमिकता नहीं दी है दर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर राजनीतिक दल ना, सिर्फ ये, हम पॉलिटिक्स को प्रोफेशन नहीं कह सकते, ये कोई नौकरी नहीं है कि आज आप एक चैनल में एंकरिंग कर रहे हैं, कल आपको कहीं और अच्छा ज़्यादा पैकेज मिले तो आप बदल लें। वो आपकी, आप प्रोफेशनल एडवांटेज के लिए ऐसा करते हैं, पर ये आपकी नैतिकता से, आपकी प्रतिबद्धता से, आपकी आइडियोलॉजिकल रूट से जुड़ा हुआ मामला है ना। तो आप एक वक्त में कह रहे हैं गांधी का नाम ले रहे हैं, दूसरे वक्त में आप गोडसे जिंदाबाद करने पहुंच गए, तो ये कैसे संभव है? एक सांस में आप कह रहे हैं कि संविधान और तिरंगे को नहीं माना, 52 साल तिरंगा नहीं फहराया संघियों ने, और दूसरी तरफ आप जाते ही कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और संविधान बदल दीजिए, समीक्षा कर लीजिए, आरक्षण हटा, ये सारी चीज़ें, और अब की बार 400 पार तो संविधान बदलेगा। तो ये तो बिल्कुल ही डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशंस हैं, आप कैसे लेंगे? और एक चीज़ और है, राजनीतिक दल आपके परिवार, आपकी माँ के समान है, और अगर परिवार का कोई सदस्य है वो किसी तरह से कमज़ोर हो जाता है या बीमार हो जाता है, या माँ है हमारी, तो क्या हम उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं या उनकी पीठ में छुरा घोंप के निकल जाते हैं? हम सेवा करते हैं और पुष्ट करते हैं और स्वस्थ करते हैं कि फिर से वो पाँव पे खड़ी हो और उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर बनी रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, राजनीति में हार जीत तो ये एक चक्र है। 10 साल 11 साल ही तो भाजपा की सरकार रही है, उससे पहले तो 5-6-7 साल अटल बिहारी जी के हटा दें तो कांग्रेस ही रही थी। तो ऐसे तो कोई बेचैनी की या कोई इस तरीके की बात नहीं है। और जिस तरह से राहुल गांधी काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी विश्राम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो हज़ारों करोड़ की फंडिंग हो गई भाई राहुल गांधी का नाम बिगाड़ने के लिए, छवि धूमिल करने के लिए। पर 4000 किलोमीटर चले वो कन्याकुमारी को कश्मीर से मोहब्बत के फेविकोल से जोड़ने के लिए, कोई कर सकता है? अभी 4 किलोमीटर चलने में पसीना छूट जाता है आदमी का, 4000 किलोमीटर लगातार। और क्या कहते हुए कि जनता को उनके अधिकार मिलें, संविधान में जो सुरक्षित अधिकार हैं उनका क्षरण ना हो। और अभी जो वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चलाई, कि वोट से ज़्यादा मौलिक अधिकार क्या है। और ये इसलिए भी समझना ज़रूरी है कि जब देश के महानायकों ने देश को बनाया, आज़ाद करवाया, और फिर जब संविधान की संरचना हुई तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज चुना गया, जो कि पूरे देश में जब तक भारत है तब तक रहेगा। जब पश्चिम के देश महिलाओं को अधिकार नहीं दे रहे थे, अनपढ़ों को अधिकार नहीं दे रहे थे, ये सोच रहे थे कि गरीब को ना मिले अमीर को मिले, हमने हर व्यक्ति को अधिकार दिया, वो नहीं छीना जा सकता है, और उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे तो बहुत गर्व है कि मेरा नेता तो सबसे वंचित, सबसे पिछड़े, सबसे दलितों की, अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की, पिछड़ों की बात कर कौन रहा है।
और अगर कोई आरएसएस और भाजपा को आंखों में आंखें डाल के चुनौती दे सकता है तो वो राहुल गांधी, और वो बार बार ये सुनिश्चित करते हैं। तो मैं तो कांग्रेस हारे जीते, किसी ने अभी एक पत्रकार के साथ मेरी ट्विटर पे काफ़ी बहस चली पीछे, तो उन्होंने मुझे लिखा कि आपकी जनता ने आरती उतार दी और आपकी ज़मानत जब्त हो गई। तो मैंने उन्हें जवाब में यही लिखा कि मैं तो कांग्रेस से प्यार करती हूँ। कांग्रेस ने कहा चुनाव लड़ो, मैंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस सब सीटों पे हार गई, मैं भी हार गई। कल को फिर खराब से खराब परिस्थिति में कांग्रेस कहेगी मैं फिर लड़ूंगी, कांग्रेस चाहेगी कि मैं प्रवक्ता रहूं, मैं प्रवक्ता रहूंगी, मैं टिकट मांगूंगी, मिलेगी लड़ूंगी, नहीं मिलेगी तो जिसको मिलेगी उसके लिए प्रचार करूंगी, क्योंकि मेरा प्यार टिकट से नहीं है, ये प्रवक्तागिरी से नहीं है, गांधी और नेहरू और अंबेडकर और मौलाना आज़ाद की विचारधारा से, सरदार पटेल की विचारधारा से, और वो हमेशा रहेगा। बिल्कुल सही। चलिए अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से आती हैं, लेकिन पिछले 7-8 साल से जो वो बयान देती हैं, फिर कभी कहती हैं कि ड्रेनेज की सब कर लिया, फिर बारिश होती है, पानी भर जाता है, कहा जाता है कि बुलडोज़र नहीं चलेगा, फिर बुलडोज़र चल जाता है, फिर कहा जाता है कि जहाँ ये कहेगा मैं अंगूठा लगा देती हूँ। तो एक पोस्ट पर एक व्यक्ति इस तरह के बयान दे रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा दिल्ली की जनता को। देखिए, शीला दीक्षित जी से लेकर रेखा गुप्ता तक भारत की राजनीति में भी मैं कहूँगी, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली की मुख्यमंत्री जो कहती है वो पूरे देश में उसकी गूंज सुनाई देती है, और दिल्ली में तो खासतौर से इतनी गिरावट राजनीति में देखने को मिलेगी। और मैं आतिशी को भी जोड़ूंगी इसमें, जिनको मुख्यमंत्री बनाया और अरविंद केजरीवाल मंच से खड़े होकर कहते हैं कि ये टीसी हैं, मतलब डिप्टी सीएम तो सुना होगा, ये टेम्परेरी सीएम क्या होता है, मतलब क्या कि सीएम तो मैं ही बनूंगा, ये टेम्परेरी सीएम है, थोड़ी देर कुर्सी मेरी खाली ना रहे। तो मुझे लगता है गरिमा का गिरना, उस कुर्सी के, उस पद के सम्मान का गिरना, ये बहुत खतरनाक है, नहीं होना चाहिए। और शीला जी, मतलब दिल्ली में विकास की गाथा अगर गाई जाएगी तो उसमें शीला दीक्षित जी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा, और ये सिर्फ कांग्रेसी नहीं कहते हैं, ये हर पार्टी का व्यक्ति कहता है। और मैं तो हमेशा ये मानती हूँ जिसका काम उसी को साजे। तो रेखा गुप्ता जी के लिए शायद ये पद नहीं था, या इस पद के लिए रेखा गुप्ता जी ठीक नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी आ रही है उससे उनकी अपरिपक्वता झलकती है। अभी कल ही शायद उनका ये बयान आया जिसमें वो अपनी पार्टी के एक नेता कार्यकर्ता के साथ खड़ी हैं और कह रही हैं कि जी मैं तो फाइल पढ़ती नहीं हूँ, मैं तो जहाँ ये कहता है मैं अंगूठा लगा देती हूँ, बाकी आपके और इनके बीच की बात है। पहली बात तो ये कि आपके अंगूठा छाप है, तो आप क्यों कह रही हैं अंगूठा लगा देती हूँ, और आप सार्वजनिक रूप से कह रही हैं कि मैं तो पढ़ती ही नहीं हूँ फाइल। तो दिल्ली की जनता किस पर भरोसा करेगी? मुख्यमंत्री का जो उत्तरदायित्व है वो आप बिना फाइल पढ़े क्या निभा सकती हैं? इससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक और बड़ा हास्यास्पद बयान दिया था। दुर्गा वो कहने लगी कि मोदी जी तो वोट चोरी नहीं करते, दिलों की चोरी करते हैं, हमारा दिल मोदी जी ने चुरा लिया। फिर जनता और जो महिलाएं बैठी हैं उनसे पूछ रहे हैं आपका दिल चुराया क्या आपका? अरे भाई, ये मुख्यमंत्री का दिल चुराने की बात करने के लिए मंच पर आपको बुलाया जाता है। उससे पहले जब दुर्गा पूजा चल रही थी तो कहती हैं कि अब पता नहीं क्या ये जो स्वघोषित हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं उनकी क्या सनातन की समझ है कि दुर्गा माँ के पैरों पर हमेशा महिषासुर होता है, महिषासुर मर्दनी कहलाती हैं, शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। और ये कह रही हैं कि उनके पैरों में मोदी जी की तस्वीर रख दो। तो खुद ही महिषासुर बता रही हैं मोदी जी को, तो इसमें विपक्ष क्या करेगा? एक दिन उनका वीडियो आया कि वो सफाई अभियान कर रहे हैं, पूरी सड़क पर एक पत्ता डला था, बस एक पत्ता, उसको ही झाड़ू से ठेल रही थी। यहाँ हमारे वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में आए, मैंने तो अपने चुनाव के वक्त बहुत फ़ोटो तस्वीरें डाली। इतना कीचड़, इतने सीवर लाइन खुली हुई, गंदगी, मलबा ढेर सब यहाँ पड़ा हुआ है, शौचालय बंद हैं, महिलाओं को 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है सिर्फ शौच के लिए। ऐसे जगह पर जाएं ना और उतरे कीचड़ में और करें वहाँ की सफाई। तो मुझे लगता है कि ये रेखा गुप्ता जी की जो कमी है वो तो है ही, पर ये मोदी जी की भी तो कमी है ना, क्योंकि मोदी जी तो की मर्ज़ी के बिना, अमित शाह जी की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते। तो अब मोदी जी को अंगूठा छाप मुख्यमंत्री पसंद आते हैं, मोदी जी को बिना
पढ़े लिखे लोग पसंद आते हैं। मोदी जी को ऐसे लोग पसंद आते हैं जो केवल एक सांप्रदायिक नैरेटिव चलाने के अलावा कुछ नहीं कह सकते। तो वहाँ आप उत्तराखंड की तरफ देखें तो वहाँ धामी जी नकल जिहाद की बात कर रहे हैं। आप इधर आ जाइए बिहार में तो वहाँ पर बुरके में ताक झांक की बात हो रही है। आप योगी जी के यहाँ पर तो बुलडोज़र राज चलता रहा। वो बुलडोज़र चलता किस पे था? सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बाद भी चलता रहा, और वो वहाँ से भेज के दिल्ली में भी बुलडोज़र उन्होंने चला दिया। तो ये तमाम मुख्यमंत्री जो आपके हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की भी है, और ख़ास तौर से ऐसे प्रधानमंत्री की जो तानाशाह हैं, जो कंट्रोल फ्रीक हैं, जो सब कुछ खुद निर्धारित करना चाहते हैं, जिन्होंने देश में तो कर ही रहे हैं, अपनी पार्टी में भी लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। बिल्कुल। और मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2500 रुपये महिलाओं के आएंगे, इंतज़ार कर रही हैं। विधवा पेंशन जो मिलती थी उस पर भी रुक गया है। जो वादे किए गए थे टन टन होगा, सब चीज़ों का बढ़िया काम होगा, आप डबल इंजन की सरकार होगी। फिर मुख्यमंत्री ने तो कहा कि हम लोग 4 इंजन हैं, उनका बयान है, पर 4 इंजन में दिल्ली है, लाइटें जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। आज आप देखिए हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, मेरे घर पर ही हैं, और मुझे लगता है पिछले 1 घंटे से लाइट नहीं है। बिल्कुल। हम वो तो प्रभु जी की लाइट है तो हम नेचुरल लाइट में ये कर रहे हैं, पर दिल्ली में 1-1 घंटे का पावर कट, जो शीला जी के समय से 24 घंटे बिजली आने लगी थी। मुझे याद है जब भाजपा की सरकार शुरू में थी, सुषमा जी थी, हम लोग छोटे छोटे से थे, पर ट्रांसफार्मर फूक जाते थे, आपको भी याद होगा। डेसू को फ़ोन किया जाता था, घंटों घंटों लाइट नहीं है, लोग रात में खड़े रहते थे डेसू दफ्तर के बाहर। ये सब शीला जी ने बंद किया, 24 घंटे की लाइट मिली, और आज हम फिर वही वापस बैक ट्रैक हो रहा है कि बिजली गुल है। पर देश कैसे चलेगा, दिल्ली कैसे चलेगी, ये इस वक्त तो भाजपा के हाथ में है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, डबल इंजन की सरकार हो, ट्रिपल इंजन की हो, 4 इंजन की हो, पर नीति नियत और मंशा तो सही होनी चाहिए ना। तो मैं तो हमेशा ये बात बोलती हूँ कि मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी ना निभाई। तो भैया मोदी जी ने तो कहा था कि 15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियाँ मिलेंगी। उन्होंने कहा था कि काशी को क्योटो बना देंगे, कि रुपए और डॉलर का समान मूल्य हो जाएगा, कि पेट्रोल डीजल 40 रुपये में हो जाएगा। तो ये सब कहाँ हुआ? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ बनी? तो मोदी जी की तो आदत है झूठ बोलने की, और वो बोलेंगे ही बोलेंगे। और दिल्ली में तो होली में सिलेंडर मिलना था, दिवाली आ गई, उल्टा अभी पीछे कमर्शियल सिलेंडर 15 या 16 रुपये बढ़ गया। तो ये तो सारे झूठी बातें हैं। अब बिहार में भी आप देखिए, वो कल ही परसों मेरी बहस हो रही थी, तो जदयू की प्रवक्ता कहने लगी हमने महिलाओं के लिए ये किया, वो किया, फलाना किया, ढमकाना किया। तो साधारण सा सवाल है कि अगर महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, सुरक्षा मिली, स्वावलंबन हुआ, तो आपको 10,000 रुपये की रिश्वत ऐन चुनाव से पहले क्यों देनी पड़ी? और 10,000 रुपये में एक बार 10,000 दे दिया है, उसके बाद नहीं कुछ है प्रावधान की महीने में देंगे, 6 महीने में देंगे, साल में देंगे। 10,000 रुपये में नाली की गैस पर पकौड़े भी नहीं तले जा सकते, उसके लिए भी आपको ज़्यादा पैसे चाहिए। तो ये केवल प्रलोभन है, और इसलिए प्रलोभन है कि वोटर को बहका सके। पर मुझे लगता है कि जो दुर्दशा, जो दुराचार, जो अपमान पिछले 20 साल में महिलाओं ने बिहार में सहा है, और एक नई मुहिम जो अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि भाजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि बुर्का हटाकर महिलाओं का देखा जाए, तभी वोट देने के लिए कहा जाए। तो बुर्का नशी, पर्दा नशी, ये 2 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। इन दोनों महिलाओं का चेहरा देखा जाएगा। तो मतलब चुनाव आयोग से जब विपक्ष कहता है, तो चुनाव आयोग बोलता है कि सीसीटीवी फुटेज लाइन में लगी हुई वोटर्स का भी नहीं दे सकते, महिलाओं की निजता का हनन है, उनकी राइट टू प्राइवेसी का हनन है। पर बुरके के अंदर ताक झांक करना हनन नहीं है, तो वो निजता की सीमा रेखा बुरके तक तो नहीं जा रही है उनके। तो ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि आप ये भी तो कह सकते थे कि जो भी व्यक्ति जिसका चेहरा ढका होगा उसकी पहचान हो, वो चाहे गमछे से मुंह ढका हो किसी ने धूप के कारण, किसी ने मास्क पहना हो, कोई घूंघट में हो, कोई बुरके में हो, कोई हिजाब में हो, तो सबका चेहरा देखा जाएगा, तो किसी को आपत्ति नहीं होती। पर जिस देश के प्रधानमंत्री ये कहते हो कि मैं कपड़ा देखकर मुसलमान को पहचान लेता हूँ,
उसमें मुसलमान महिलाओं के कपड़े को लेकर ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, तो इसका मतलब है कि आप बिहार हार रहे हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ हिंदू मुसलमान हो जाए, ध्रुवीकरण हो जाए, सांप्रदायिक कार्ड चले और आप कहीं ना कहीं उसको भुना सकें। तो देखिए, घुसपैठिए वाले में तो ये खुद ही फंस गए। चुनाव आयोग एक घुसपैठिए का नाम नहीं बता पाया। और आप मानेंगे 4,42,00,000 वोटर हैं बिहार में, और उसमें से 987 ऑब्जेक्शंस आए केवल नागरिकता को लेकर। भाई यही तो ऑब्जेक्शन देना था कि ये नागरिक नहीं है, ये बाहर के हैं, ये रोहिंग्या हैं, ये बांग्लादेशी। एक आदमी रोहिंग्या नहीं मिला, एक आदमी बांग्लादेशी नहीं मिला। तो कोई ना कोई तो इनको दूसरा हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाना ही पड़ेगा ना। इसलिए ये इन्होंने एक और शिगुफा छोड़ा। और आपको याद होगा 5 साल पहले जब बिहार में चुनाव हुआ तो अमित शाह जी ने एक डायलॉग बोला था एक चुनाव की रैली में कि अगर राजद और कांग्रेस जीती है तो पाकिस्तान में बम पटाखे फूटेंगे। तो ये हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान शमशान, ये सब करने से तो बिहार का भला होगा नहीं। और ये बिहार के लोग समझ गए हैं। देखिए, मुझे लगता है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो हिंदी हार्टलैंड है, इसमें राजनीतिक चेतना बहुत होती है लोगों में। वो पढ़ा लिखा हो ना हो आदमी, वो राजनीति की समझ रखता है। तो ये कर लेने दीजिए, ये बुरके पे भी जाएंगे और हिंदू मुसलमान भी करेंगे। पर वही महिलाएं, वो छोटी सी बच्ची, 11 साल की दलित बच्ची मुजफ्फरपुर में जिसका बलात्कार होता है, उसको 20 चाकू घोंपे जाते हैं, गड्ढे में फेंक दिया जाता है, फिर वो पटना जाती है इलाज के लिए तो एम्बुलेंस में 5 घंटे पड़ी रहती है, मर जाती है। देख रही हैं ना महिलाएं। वो गया में जो सैन्य पुलिस अभ्यर्थी महिला के साथ हुआ कि वो बेहोश हो गई परीक्षण के समय और एम्बुलेंस में जाते हुए उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता है। तो ये बिहार शरीफ में एक NHA के पास एक महिला की लाश मिलती है, उसके पैर में 9 कील ठुकी होती हैं। आप सोचिए इस बात को। बेगूसराय में एक लड़की दुर्गा मेले से वापस आती है तो बीच रास्ते में उसको मार के उसकी हत्या करके पोखर में फेंक दिया जाता है। तो ये महिलाओं की आपबीती है। बिहार की बेटियां देख रही हैं, वो आएंगी और भाजपा जदयू के ठगबंधन पे इस बार पूर्ण विराम लगाएंगी। बिल्कुल, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, ये सब आपने बातें उठाई, ये सब तो मीडिया का काम है। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर ये सब बातें उठाए तो लोगों तक पहुँचे, लेकिन वहाँ पर भी खबर क्या चलती है वो सब देखते हैं। तो आप भी जाती हैं डिबेट में, तो ये कहा जाता है कि जो विपक्ष का है उसे अपना पक्ष रखने के लिए भी कम वक्त दिया जाता है, बार बार टोक दिया जाता है। क्या चलता है ये, तो आप इसका भी देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है जी मीडिया। और एक समय पर तो एक आ जाता था कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, अगर तोप मुखातिब हो तो अखबार निकालो। मतलब इतना वो कहते हैं ना, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, तो कलम की ताकत है। और मैंने जैसे बताया, मेरे पिताजी तो खुद पत्रकार हैं, तो वो मुझे कहते, हमेशा से मैंने उनके मुंह से ये बात सुनी है कि पत्रकार की कलम अगर झुकती है तो सिर्फ लिखने के लिए, पर अब तो रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है, कलम तो छोड़ दीजिए, नतमस्तक है गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं। तो वो मीडिया का स्वरूप ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट होता है, सरकार से सवाल पूछने का। जिसके पास निर्णय लेने का अधिकार है, जिसके पास कलम चलाकर कोई काम करवाने का अधिकार है, उसी से तो सवाल पूछेंगे। लेकिन सारे सवाल विपक्ष से होते हैं। अब किस कारण से होते हैं ये तो मैं जनता के विवेक पर छोड़ देती हूँ, उतनी गहराई में हम नहीं जाते। लेकिन आपने बिल्कुल दुखती रग पर हाथ रखा कि विपक्ष को समय कम मिलना तो अलग बात है, भाजपा को कवर फायर देना, भाजपा के प्रवक्ता खुद बन जाना, बीच में कूद जाना, इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता बन जाना और वो उनकी तरफ से सफाई देने लग, ये सब आम बात हो गई है। तो एक डिबेट होता है, उसमें 6-7 विंडो होती हैं, उसमें से 5 विंडो, अगर 7 है तो 5 विंडो भाजपा और संघ के लोगों की होती हैं और 2 विंडो कांग्रेस और घटक दल की हो जाती हैं। तो एक तो खुद एंकर, एक भाजपा का प्रवक्ता, फिर एक RSS का व्यक्ति, फिर एक भाजपा संघ की विचारधारा वाला लेखक, फिर एक भाजपा संघ की विचारधारा वाला कोई विशेषज्ञ, तो सबको बिठा दीजिए। फिर आप कहेंगे कि हम एक बार सबके पास जाते हैं, तो भाई आपने 7 बार में से 5 बार तो एक विचारधारा को दे दिया और 2 बार एक किसी को दिया। फिर AIMIM को बिठा लिया जैसे और कहा कि ये तो भाजपा का विरोध करते हैं, तो वो कोई कांग्रेस के घटक दल के साथ ही थोड़ी है, तो आप उन्हें हमारे साथ गिन देंगे, जबकि वो कांग्रेस पर भी वार करते हैं। तो इस तरीके की चालाकियां तो मीडिया करता ही रहा है और कर रहा भी है। लेकिन मुझे लगता है हमें वो स्पेस छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप ये भी जनता, और देखिए पब्लिक ना बुड़बक नहीं होती जैसे जो कहा जाता है,
पब्लिक बहुत समझदार है, वो ये भी देखकर समझ रही है कि किस तरीके से पक्षपात हो रहा है। पर दूसरी बात भी मैं कहूँगी, और ये भारत जोड़ो यात्रा से इसका ज़्यादा खुलासा हुआ कि ऑल्टरनेट मीडिया अब बहुत स्ट्रांग है, जैसे आप हैं। आजकल लोग क्यों पॉडकास्ट्स पे जा जाकर बोल रहे हैं? आपने मुझे जितना समय दिया उतना मुझे लगता है मुझे 20 डिबेट्स में कंबाइंड उतना समय नहीं मिला होगा। तो अपनी बात को स्पष्टता से कहना, और आजकल अब आप कहिए थोड़ा लोग फ़ोन एडिक्ट भी हैं, तो अपने फ़ोन पर ही रील्स के माध्यम से देखना, या जिन चैनल्स को सब्सक्राइब किया है उसके माध्यम से देखना, लाखों की व्यूअरशिप आप लोगों की है। तो भारत जोड़ो यात्रा को तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया नहीं। भारत जोड़ो यात्रा को जो हाइप मिली वो ऑल्टरनेट मीडिया से ही मिली, और मुझे लगता है वो जनता का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बहुत आम लोगों को भी मौका मिला है। आपको कोई बहुत बड़े स्टूडियोज़ नहीं चाहिए, आपको बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, पर आप सच दिखा सकते हैं, क्योंकि आप छोटी छोटी गलियों में भी जाएंगे एक फ़ोन लेकर, एक माइक लेकर, जनता की नब्ज़ टटोलने के लिए जाएंगे। तो वो एक एडवांटेज है, और मुझे लगता है कि लोकतंत्र हमेशा सवाल पूछने से मजबूत होता है। तो सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। एक मैं छोटा सा इंसिडेंट इसमें बताना चाहती हूँ, जो पंडित नेहरू से, हमारे पहले प्रधानमंत्री जो देश के रहे, उनसे संबंधित है कि जब पहली संसद चल रही थी देश की, और तब ये सुरक्षा का इतना तामझाम नहीं होता था, गार्ड्स, एसपीजी, Z+ सिक्योरिटी और ये वो, तो पंडित जी निकले बाहर, तो उनकी गाड़ी को पहले एक बुजुर्ग महिला ने रोका, फिर पंडित जी बाहर आए। पंडित जी की ये बड़ी आदत थी, वो कहते थे दंगाइयों के बीच में भी घुस जाते थे, वो कॉलर से पकड़ लेते थे कि क्या कर रहे हो, दुनिया देख रही है। तो वो बूढ़ी अम्मा ने पंडित जी को पकड़ लिया और बोली कि जवाहरलाल, देश को आज़ादी मिली, तुम्हें प्रधानमंत्री का पद मिला, तो मुझ बुढ़िया को क्या मिला? तो पंडित नेहरू ने कहा, अम्मा, तुम्हें इस देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़कर सवाल पूछने का अधिकार मिला। तो ये जो अधिकार है ना सवाल पूछने का, ये लोकतंत्र की आत्मा है, और अगर सवाल पूछना बंद कर दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा, कोई जवाबदेही नहीं होगी, कोई पारदर्शिता नहीं होगी। इसी कारण से मोदी जी प्रेस वार्ता नहीं करते। 11 साल में एक बार सवालों का जवाब देने के लिए आप जैसे मीडिया कर्मियों के सामने नहीं आए, ऐसे थर थर कांपते हैं, क्योंकि जवाब देना उन्हें आता ही नहीं है, उन्हें केवल अपने मन की बात कहना आता है। तो वो वन वे ट्रैफिक है, मैं बोलूँगा आप सुनते रहिए और ताली बजाइए। पर अब तो ये होने वाला है नहीं, 400 पार का नारा करके 240 पर आ गए, अब इस बार देखिएगा कैसे 40 तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल से। अब हम चलते चलते एक सवाल जो सब लोग जानना चाह रहे थे कि आपका एक एंकर के साथ काफ़ी लाइट भी आ गई। हाँ, चलिए 1-1.5 घंटे बाद लाइट आ गई। जी। तो आपका एक एंकर के साथ काफ़ी ट्विटर पे देखा जा रहा था, वो क्या मामला था, अगर आप बताना चाहें? मैंने वो उसका जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले। तो वो शुरुआत ऐसे हुई कि भाजपा के प्रवक्ता ने मुझे चैनल पर ताड़का, सूर्पणखा और भी एक कुछ पूतना, इस तरीके की शब्दावली का मेरे लिए इस्तेमाल किया गौरव भाटिया जी ने, और उस पर मैं एंकर से बोलती रही कि इनको रोकिए रोकिए। कम से कम मैंने 30-40 सेकंड इस पर बात की होगी कि रोकिए, गलत है, ये है, वो है। पर उन्होंने कोई बीच में वो आई नहीं, और बड़े हल्के तरीके से जैसे कर दिया जाता है कि अरे गौरव भाटिया जी आप क्या कर रहे हैं। तो वो वहाँ से शुरुआत हुई और थोड़ा सा एस्केलेट हुआ, क्योंकि मैंने ट्विटर पे ये सारी चीज़ें लिखी और वो उन मोहतरमा को चुभ गई बात। तो उन्होंने सीधा एक पर्सनल ट्वीट करते हुए, मैंने तो पुराने 1-2 वीडियोस भी डाले कि किस तरीके से भाजपा का अगर कोई मामला होता है तो उनको आप कवर फायर देती हैं, उनका एजेंडा सेट करती हैं, पर कांग्रेस के लिए नहीं बोलती। तो इट वाज प्योरली ऑन व्हाट शी डज ऑन टेलीविजन प्रोफेशनली। पर उन्होंने सीधा एक पर्सनल बात करते हुए कहा कि आप तो चुनाव हार गई और जनता ने आपकी आरती उतार दी और आपकी ज़मानत जब्त हो गई, और आप तो ट्रोलर्स के कमेंट्स पर आप कीचड़ हैं, मेरे माँ बाप कहते हैं कीचड़ पे पत्थर मत मारो। तो 2-4 बातें मैंने भी कही, पर उसमें मुख्य बात यही थी कि मैंने कहा कि कांग्रेस चुनाव लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगी, कांग्रेस का समय अच्छा नहीं है, सब हारेंगे, तो मैं भी हार गई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं भाजपा की दलाली नहीं करूँगी। ये बात मैंने कही, और वो मैंने इसलिए भी कही क्योंकि पत्रकार का एंकर इज़ अ एसेंशियल न्यूट्रलाइजर। वो तथ्य रखे, अपनी बात रखे, पर वो अगर भाजपा का प्रवक्ता बन जाता है और इस कदर बन जाता है कि एक महिला होते हुए एक दूसरी महिला का अपमान टेलीविज़न शो पर होगा
और आप बैठकर सुनती रहेंगी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भाजपा का प्रवक्ता है जो गाली दे रहा है, तो ये तो अपने स्वाभिमान से ज़्यादा, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे करके वो बात बढ़ी और देखिए जो सपोर्ट मुझे ट्विटर पर वॉलंटियर्स से मिला, मतलब जनरल पब्लिक से मिला, तो कहीं ना कहीं उन्हें मेरी बात सही लगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक और सवाल चलते आजकल आरजेडी की 2 प्रवक्ता प्रियंका भारती और कंचना यादव, उनके बारे में कुछ आपके क्या? देखिए मैं कंचना के साथ में टीवी पर ही रही हूँ, मैं कंचना से मिली नहीं, पर मैं प्रियंका से दरभंगा में मिली थी। और सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि महिलाएं जितना वोकल हो सकें, जितना असर्टिव हो सकें और जितना पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर काम कर सकें उतना अच्छा है। और ये चीज़ अगर स्वाभाविक तरीके से हो रही है, स्वतः हो रही है, किसी बिना किसी आरक्षण के, कि जैसे हम महिला आरक्षण का इंतज़ार कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, पर पार्टी रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को दे, जैसे मैं हूँ, सुप्रिया हैं, अलका हैं, हम लोग डिबेट करते हैं के लिए, अनुमा करती हैं, और भी बहुत सारी हमारी साथी हैं। हम लोगों को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, भाजपा से भी कई रही हैं, आजकल थोड़ा कम है कांग्रेस की, वहाँ गए कांग्रेस से ली गई लोग ही ज़्यादा वहाँ बोल रहे हैं। उसी तरीके से राजद की दोनों मतलब बहुत अच्छा बोलती हैं, और बोलने के साथ साथ उनके पास तथ्य होते हैं, तथ्य के साथ साथ उनके पास कटाक्ष होते हैं, और जिस तरह से हंस हंस कर वार करती हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि कभी मैंने बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर आवेश में आकर बोलते नहीं देखा। दोनों यंग हैं, दोनों भाजपा की नाक में नकेल डालने का जो काम कर रही हैं बहुत अच्छा है, और बिहार की जो वस्तु स्थिति है उसका प्रतिनिधित्व वो टेलीविज़न पर करती हैं। आई रियली अप्रिशिएट बोथ द गर्ल्स। चलिए चलते चलते 2 पंक्तियाँ कुछ हमारे दर्शकों के लिए भी, क्योंकि आप में कोई कविता या शायरी ना हो तो फिर। देखिए अभी तो ना एक बात में, क्योंकि बिहार का चुनाव है और सब चीज़ें उसी से जुड़ी हुई हैं, तो मुझे अभी याद आया कि जितन राम मांझी ने रश्मि रथी दिनकर जी की जो रचना है उसमें कृष्ण की चेतावनी कोट करी, क्योंकि उनका सीट अलायंस तो चल नहीं पा रहा है। नीतीश बाबू गले की हड्डी बन गए हैं, तो नीतीश बाबू ना उगले जा रहे हैं ना निगले जा रहे हैं, और पहले माहौल ये बनाया गया कि नीतीश बाबू संभालेंगे बिहार, नीतीश बाबू। अब नीतीश बाबू को ही संभालने के लिए कोई चाहिए। कभी मोदी जी की उंगलियां गिन रहे हैं, कभी गमला सर पे रख रहे हैं, कभी दशहरे में धनुष बाण फेंक रहे हैं, ये तो एक नीतीश बाबू हो गए। चिराग पासवान है, अब मोदी जी चीन को लाल आंख दिखा रहे थे, वो तो हो नहीं पाया, चिराग पासवान ज़रूर लाल आंख दिखा रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर। अब जितिन राम मांझी भी आ गए हैं, तो जितिन राम मांझी ने लिखा कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। हाँ, तो ये उन्होंने कहा कि भाई न्याय देना है तो ऐसे दो, नहीं तो थोड़ा तो दो, नहीं तो हम फिर। लेकिन मुख्य बात ये है कि वो मोदी जी को दुर्योधन बता रहे हैं और मोदी जी की टीम को कौरव बता रहे हैं। तो महाभारत के धर्म युद्ध में जीत किसकी हुई थी ये हर कोई जानता है। और उसके बाद की जो लाइन है वो क्या है कि दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो भाजपा और जदयू का जो ठगबंधन है, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला मामला इनके साथ बिहार के चुनाव में होने वाला है। और ऑल आइज ऑन बिहार। आपके साथ बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तमाम बिंदुओं पर हमने बात की, चर्चा की। आगे भी कभी मौका लगेगा तो हम ज़रूर जुड़ेंगे। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इतना अच्छा, मुझे लग रहा था बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी भाषा है सबको सुनने का कि ये चलता रहे, लेकिन समय है तो खत्म नहीं। अब क्योंकि अब मैंने ये हिंदी में सुना है, एक मैं एक शेर भी सुना के खत्म करना चाहती हूँ कि ये बिहार है, अभी तो प्रदेशों के चुनाव होंगे और फिर असली जो लोकसभा का चुनाव आएगा, कि अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे कि किसका शिकार करना है। और बहुत गुरूर है दरिया तुझे रवानी पर, हमें भी ज़िद है कि दरिया को पार करना है, दरिया को पार करना है। और ये चेतावनी वो कृष्ण की चेतावनी थी, ये कांग्रेस की चेतावनी है भाजपा को। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो अब मैं क्लोजिंग लाइन तो इनसे अच्छी तो नहीं कह सकता हूँ, तो इसी तरह की शख्सियत आप द स्वतंत्र पर देखते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, तो आपका आपका दोस्त धन्यवाद। हैदर अब्बास नकवी से फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।